बच्चों, सेकंड लेसन में थर्ड टॉपिक हम कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें पहले हम करते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, यह वक्र क्या होता है, हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दिए हुए साधनों और तकनीकों में दो वस्तुओं की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। तो इसमें वैकल्पिक पॉसिबिलिटीज़, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ जो हैं शो की जाती हैं, और गिवन रिसोर्सेज हैं और गिवन ही टेक्नोलॉजी है उसके पास कि किस तकनीक से वो उत्पादन करेगा। उत्पादन संभावना वक्र की खोज अगर हम कहें किसने की थी तो गोटफ्राइड वॉन हेबरलर ने की थी। ये ऑस्ट्रियन थे, वहाँ जन्म हुआ था और अमेरिकन जो है इकोनॉमिस्ट थे ये। और पीपीसी कर्व जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पीपीसी, और फुल नेम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम दो नामों से और जानते हैं, पीपीएफ और पीटीसी। पीपीएफ क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना सीमा, मतलब उत्पादन की संभावनाओं को एक सीमा में दिखाया जाता है। और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं इसको, उत्पादन रूपांतरण वक्र। रूपांतरण का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे दो कमोडिटीज़ हमारे पास, दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। एक्स वस्तु को ज़्यादा करना है तो हमें वाई की मात्राओं को कम करना होगा, और उसमें लगे हुए साधनों को एक्स वस्तु में लगाना पड़ेंगे। और अगर एक्स को कम करके वाई को बढ़ाना चाहता है तो क्या होगा, वाई की मात्रा बढ़ाने के लिए एक्स की मात्राएं कम करनी पड़ेंगी और उसके साधन वाई में लगाने पड़ेंगे। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। सैमुअल्सन ने भी क्या कहा है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अर्थव्यवस्था में जो साधन दिए गए हैं और तकनीक हैं, उन साधनों का पूर्ण उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है, कौन सी स्थितियां बनती हैं। फिर इसकी अजम्पशंस हम करेंगे, मान्यताएं क्या हैं। उत्पादन के साधनों की मात्रा जो है स्थिर है, मतलब साधन उसके पास दिए हुए हैं क्योंकि सीमित साधन हैं, हम जानते हैं इस बात को भी। और उत्पादन साधनों का पूर्ण रूप से और कुशलता से वो प्रयोग कर रहा है, और जो तकनीक दी हुई है वो भी उसकी स्थिर है, और दो वस्तुओं का वो उत्पादन कर रहा है। ये हमें मान्यताएं मानकर चलनी है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है आगे, मतलब हम इसमें टेबल करेंगे, देखेंगे ये एक अनुसूची या तालिका कही जा सकती है जिसमें हम दो वस्तुओं के विभिन्न संभावनाओं को दिखाते हैं भी कौन सी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जैसे ए बी सी और डी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए पॉसिबिलिटी में दिखाया गया है, दो वस्तुएं हम ले रहे हैं गेहूं और कपड़ा, कि गेहूं जो है 1 टन भी उत्पादन नहीं हो रहा, 0 पर है, तो कपड़े जो है 12 गांठें तैयार कर सकते हैं। बी पॉसिबिलिटी क्या दिखा रही है, अगर वो 2 टन गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो कपड़े की गांठें उसे कम करनी पड़ेंगी, 12 से 10 पर, 2 घट गई हैं उसकी। और अगर वो सी पॉसिबिलिटी चाहता है तो 4 टन गेहूं का उत्पादन कर सकता है, और कपड़ा उसे और भी 10 से कम करना पड़ेगा, 6 गांठें कपड़ा। और अधिक से अधिक गेहूं का उत्पादन हो सकता है 6 टन, और कपड़े का बिल्कुल भी ना करे। तो एक कम्बिनेशन भी कह सकते हैं, और पॉसिबिलिटी हमारी ये बनती है। अब हम इसको एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ओ एक्स और ओ वाई हम पहले रेखाएं लेंगे। ओ एक्स पर हमने लिया व्हीट, ओ वाई पर हमने लिया क्लॉथ। तो गेहूं की मात्राएं क्या हैं, 2 टन, 4 टन और 6, अधिक से अधिक 6 टन हो सकती हैं, और कपड़े की 12 गांठें। अगर वो 10 गांठें कपड़ा कर दे तो गेहूं का उत्पादन 2 टन हो जाएगा। अगर वो 10 से 6 गांठें कर दे तो गेहूं जो है 4 टन हो जाएगा।
तो जो हमारी ये कम्बिनेशन बने पॉसिबिलिटीज़ बी पर और सी पर, तो इनको हम एक रेखा से मिलाएंगे। यही क्या है, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी यही होता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, पीपीएफ, उत्पादन संभावना सीमा। इस सीमा के अंदर ही उत्पादन की विभिन्न संभावना को दिखाया गया है। तो ये संयोग क्या बताता है, बी क्या, सी क्या और डी क्या, ये आप इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसके बाद देखो, इस कर्व से बाहर और अंदर दो बिंदु हैं। जो ई बिंदु है वो क्या दिखा रहा है, अनअटेनेबल कम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज़, जिस पॉसिबिलिटी को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास साधन जो हैं सीमित मात्रा में हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसी रेखा पर बने रहेंगे, उससे बाहर नहीं पहुंच सकते। बाहर पहुंचते तो हमारा कर्व और आगे खिसक जाता या फिर यूं करके खिसक जाता। अच्छा, फिर एफ जो बिंदु है वो दिखा रहा है अनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब साधनों का अगर वो कुशलता से अच्छे ढंग से प्रयोग ना करें, उसकी मशीनें वगैरह खाली रहें या अपनी ज़मीन का अच्छा प्रयोग ना करे, तो उसका उत्पादन इस रेखा से अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। मतलब हमारा कर्व अभी तो ये है, एडी रेखा ये है, फिर हमारा ये अंदर की तरफ चला जाएगा और अंदर की तरफ जाने का मतलब है उत्पादन भी कम होना। जैसे अब हम 12 पर हैं, फिर हम 8 पर भी पहुंच सकते हैं और यहाँ 4 पर। नेक्स्ट क्या है, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की 2 विशेषताएं क्या हैं। एक तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है गिरता हुआ, क्योंकि इसमें 2 वस्तुओं का जब वो उत्पादन करेगा तो एक की मात्रा घटाएगा तभी दूसरे की बढ़ा सकता है। और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की ज़्यादा मात्राएं उसे छोड़नी पड़ रही हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब उनके द्वारा हम समस्याओं का पता लगा सकते हैं, क्या समस्या है कर्व के द्वारा हम जान सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, हमने किया था व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। तो प्रोड्यूसर पहले ये प्रॉब्लम सोल्व करता है कि मैं कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करूं और कितनी मात्रा में करूं। तो वही कर्व हम बनाएंगे, गेहूं और कपड़ा जैसे हमने दिखाया, और उसके विभिन्न संभावनाएं क्या क्या हैं। तो क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, तो इसमें हमने मात्राएं दिखा दी भी। एक वस्तु की इतनी मात्रा करे तो दूसरी की 0 रखनी पड़ेगी, दूसरी की अगर फुल इतनी करता है तो इसकी 0 रखनी पड़ेगी। और 10 का उत्पादन करे तो गेहूं का 2 बढ़ सकता है। 4 करना चाहिए गेहूं का 4 टन, तो कपड़ा जो है 10 से 6 गांठे पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। आगे हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस में कि वस्तु का उत्पादन कैसे करें, किस तकनीक से करें कि वो उसी रेखा पर बना रहे। तो इसमें जैसे ओ एक्स और ओ वाई हम रेखाएं ले रहे हैं, और यहाँ गुण एक्स हो गई और यहाँ गुण वाई। तो 2 वस्तुओं का जब वो उत्पादन करें, उन साधनों की कुशलता के अनुसार करें। जैसे हमारा ए बी कर्व क्या है, उत्पादन संभावना वक्र ये हो गया ए बी रेखा। तो वो साधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि उत्पादन जो है इन बिंदुओं पर ही हो, अंदर ना जाए। तो चाहे वो ए संयोग करे, बी करे, सी डी ई, किसी पर भी वो उत्पादन कर सकता है। इसके बाद है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे करें, कुशलता से मतलब कैसे प्रयोग करें। तो इसमें ओ एक्स और ओ वाई पर हम
गुड एक्स और गुड वाई दिखा रहे हैं। तो इस कर्व में भी हम क्या दिखा रहे हैं कि फुलर यूटिलाइजेशन होगा तो वो इसी रेखा पर बना रहेगा जो हमारी ए बी रेखा है, और अगर साधनों का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो वो अंदर एफ या ई बिंदु किसी पर भी पहुंच सकता है। अगर साधनों का अच्छे से प्रयोग नहीं करेगा तो इन बिंदुओं पर वो पहुंच सकता है। आगे साधनों का विकास कैसे हो, अर्थात जो साधन उत्पादक के पास हैं उनका अच्छी तरह कैसे प्रयोग करें कि वे और भी विकसित हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्शन दें। जैसे वो अपने श्रम लगा रखा है, जैसे उसने अपने मज़दूरों को अच्छी ट्रेनिंग दे दे और वो बहुत अच्छा उसको प्रोडक्शन करके देते हैं, उत्पादन करके देते हैं, तो इसे कहेंगे भी साधनों का विकास हुआ। या अपनी मशीन में कोई ऐसा पुर्जा वो लगवा लें, टूल्स ऐसे लगवा लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उसको देने लग जाए मशीन, तो ये भी क्या है, साधनों का विकास होना। या अपने जैसे एक किसान बाहर से सिंचाई के लिए प्रबंधन करता था और उसने अपने खेत में ही ट्यूबवेल लगवा लिया, कुएं की खुदवाई करवा ली, तो ये क्या है, साधनों का विकास माना जाएगा। उससे उसकी बचत होगी, एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो साधनों का विकास कैसे दिखाएंगे हम, जैसे हमारा कर्व है ए बी, यहाँ हम गुड एक्स दिखा रहे हैं और यहाँ गुड वाई। अब साधनों का विकास होने से दाईं तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा ए बी कर्व, तो ये हो जाएगा A1 B1। कब हुआ ये, साधनों का विकास होने से। इसके बाद आप शिफ्टिंग के कर्व भी करेंगे जिनमें साधनों में कमी होने से भी कर्व हम दिखाएंगे। जैसे ए से A1 अंदर की तरफ हो जाएगा तो बाईं तरफ कर्व आए तो वो कमी को दिखाता है, और दाईं तरफ जाता है तो वो वृद्धि को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। टॉपिक 4 है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की धारणा। हम जानते हैं कि उत्पादन करने के लिए किसी भी उत्पादक के पास साधन जो हैं सीमित होते हैं। सीमित होने के साथ ही उनके विभिन्न विकल्प होते हैं, विकल्प उसे चुनने पड़ते हैं। इसे चुनाव की समस्या भी कहा जाता है। तो जो विकल्प उसके पास हैं उनमें से उसने बहुत अच्छा विकल्प चुनना है। तो अवसर लागत क्या होती है, दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत। मतलब उसने दो विकल्प में से एक चुना और एक छोड़ दिया, जो त्यागा है उसने, जो छोड़ दिया है वो भी उसके लिए अच्छा था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास साधन सीमित है और एक को ही यूज़ कर सकता है। तो यही अवसर लागत है, जो उसने त्याग किया है वो दूसरे विकल्प को पाने के लिए उसका त्याग किया है। यही जो त्याग है ये क्या है, अवसर लागत। इसके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति नौकरी के लिए 4 विकल्प सोचता है, या तो बैंक में नौकरी करे, या स्कूल में, या सरकारी दफ्तर में, या दुकान पर। यदि बैंक में नौकरी करे तो 10,000 रुपये उसे पर मंथ मिलते हैं, स्कूल में करे तो 6,000, और सरकारी दफ्तर में करे तो 8,000, और दुकान पर करता है तो 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो कौन सा विकल्प ज़्यादा बढ़िया है? एक तो बैंक में करे 10,000 प्राप्त होंगे, दूसरा सबसे ज़्यादा फिर ये कह सकते हैं हम। तो इन दोनों में से वो किसको चुनेगा? नेचुरली इसको चुनेगा, 10,000 जो उसे प्राप्त हो रहे हैं, तो उसने इस विकल्प को छोड़कर इस विकल्प को प्राप्त किया है। तो यही जो है क्या है, अवसर लागत। बैंक में नौकरी पाने के लिए उसने जो सरकारी दफ्तर में नौकरी छोड़ दी, ऑप्शन जो है त्याग दिया। तो हम इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे OX पर हम ग्राम ले रहे हैं, चना किलोग्राम में,
और ओ वाई पर हम ले रहे हैं वीट, ये भी किलोग्राम में। अब वो अगर गेहूं का उत्पादन करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6000 किलोग्राम हो सकता है, और चने का करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5000। तो इसके भी विभिन्न जो है हमारे संभावनाएं बनेंगी, जो हम दिखा सकते हैं कि एक वस्तु का या एक कमोडिटी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे दूसरी का त्याग करना पड़ता है, चाहे इसकी बढ़ाए चाहे इसकी, एक का छोड़ना ही पड़ेगा उसे। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब वाई वस्तु में जो उसे त्याग करना पड़ रहा है वाई वस्तु की मात्रा में, उसमें होने वाली हानि, और एक्स वस्तु की जो बढ़ोतरी कर रहा है उसमें वो क्या हो गया? लाभ। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके बराबर होती है। तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प उसने त्याग दिया उसकी लागत ही क्या होती है? अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत भी आती है आगे, कि कितनी इकाई बढ़ाने के लिए उसने दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ी, सीमांत अवसर लागत। ठीक है बच्चों, थैंक यू।